फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब फैक्टराइजेशन की जब बात करते हैं तो इसी टॉपिक के नीचे हम कुछ बेसिक टॉपिक्स और कवर करेंगे। हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। दूसरा, हम डिग्री के बेसिस पे फैक्टर को कैसे डिसाइड करेंगे। तीसरा आता है हमारी फैक्टर थ्योरम, और उसके बाद हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ये 4-5 बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो हम पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन इजीली कर सकेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे कि फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल ये क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन। फैक्टर क्या होगा? एक एक्सप्रेशन होगा, हम कह सकते हैं, या फिर ये एक पॉलिनोमियल होगा। या तो ये एक एक्सप्रेशन होगा या फिर ये एक पॉलिनोमियल होगा, जो क्या करेगा, किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। अ फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन और अ पॉलिनोमियल which divides another polynomial completely। किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। दूसरे जो वर्ड्स हैं उनमें हम इसको क्या कहेंगे कि रिमाइंडर विल बी 0 आफ्टर डिवीजन। जब इस फैक्टर को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, यानी कि अभी ये फैक्टर नहीं है, अभी एक एक्सप्रेशन है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि एक एक्सप्रेशन है और उसको मैंने किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करा, किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करा। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तो एक एक्सप्रेशन या फिर एक पॉलिनोमियल जब किसी दूसरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करे, या फिर जो रिमाइंडर हो वो ज़ीरो आ जाए, या फिर हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, ज़ीरो, तो इस एक्सप्रेशन या इसी पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, फैक्टर। किसका? इस पॉलिनोमियल का। इसको क्या कहेंगे? फैक्टर इस पॉलिनोमियल का। तो या तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर कंप्लीट डिवाइड, एक ही बात है। तो इसी एक्सप्रेशन या इसी पॉलिनोमियल को हम इसका फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन और अ पॉलिनोमियल which completely divides another polynomial. In other words, we can say that it is an expression or a polynomial which when divided by another polynomial gives remainder 0। रिमाइंडर 0 देगा। तो ये फैक्टर है, ठीक है। अब है फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे हम फैक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि डिग्री एक बड़ा रोल प्ले करेगी फैक्टर्स के केस में। डिग्री एक बड़ा रोल प्ले करेगी फैक्टर्स के केस में। क्या है वो? कि अगर हमारा पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका फैक्टर कितना होंगे? 1। एक ही फैक्टर होगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो फैक्टर 1, ओनली 1 फैक्टर। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल है तो कितने फैक्टर होंगे? 2, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक की। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने फैक्टर्स होंगे? 3। तो ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 5 भी होगी, डिग्री 6 भी होगी। जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उसके उतने ही फैक्टर्स होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे किसी पॉलिनोमियल को, तो सबसे पहले हम उसकी डिग्री आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि इसके इतने ही फैक्टर्स होंगे। उसी के बाद हम नेक्स्ट आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो लीनियर के फैक्टर 1, क्वाड्रेटिक के फैक्टर 2 और क्यूबिक के फैक्टर 3। ऐसे ही जितनी डिग्रीज आती जाएंगी उतने ही फैक्टर्स बनते जाएंगे। तो ये हमने पॉलिनोमियल्स की डिग्री के ऊपर फैक्टर्स का क्या रोल था वो मैंने बात कर ली। अब आगे जो है, आगे हमारा फैक्टर थ्योरम आएगी। जो फैक्टर थ्योरम है ये फैक्टर्स निकालने के काम आती है। किसी भी पॉलिनोमियल के अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो उसके लिए हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं। एक मेथड और भी है हमारे पास, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। और एक और भी आता है, वो है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका भी हम यूज़ करते हैं फैक्टर्स निकालने के लिए। तो डिवीज़न जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जब भी हम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या, मेथड्स यूज्ड फॉर फैक्टराइजेशन। मेथड्स यूज्ड फॉर फैक्टराइजेशन। तो मेथड्स हमारे क्या क्या आ जाते हैं? पहला तो है फैक्टर थ्योरम, दूसरा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, और एक लास्ट जो हम यूज़ करते हैं क्या, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। इन 3 मेथड्स का यूज़ करके हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया कि किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कितने होंगे वो उसकी डिग्री से हम पता लगा सकते हैं। तो अब फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। फैक्टर थ्योरम जो है वो सेम रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि हमें डिवीज़न नहीं करना है। जब हम डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने उसमें क्या पढ़ा था कि डिवीज़न नहीं करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके उसमें पुट करते हैं पॉलिनोमियल में और उसका आंसर निकालते हैं, फिर हमारा जो आंसर आता है रिमाइंडर है। ये हम पढ़ चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम वाले वीडियोस में, ठीक है। लेकिन यहाँ फैक्टर थ्योरम जो है सिमिलर वही है। क्या कहती है कि एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than or equal to 1 and a is any real number, then x minus e is a factor of px. If pa is equals to 0 and pa equals to 0 if x minus a is a factor of px. तो इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक px पॉलिनोमियल है। px हमारा क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है। x माइनस a एक दूसरा पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन है, दूसरा पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन है। ये फैक्टर कब होगा, ये फैक्टर कब होगा, जब यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करने पर इसका आंसर 0 आ जाए। इसकी वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके जब इसमें पुट करें तो इसका आंसर क्या आ जाए, 0। तो ये रिमाइंडर थ्योरम ही तो यूज़ करी अपन ने। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर तुम्हें इनको डिवाइड करना है तो यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। और फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर
0 आ गया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। और यही हमने पहले भी पढ़ा है कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है, अगर रिमाइंडर 0 है तो ये एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया, एक पॉलिनोमियल दिया गया है px और क्या है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। पॉलिनोमियल ये है और x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, ये चेक करना है फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, जिसको चेक करना है ना, इसको चेक करना है x प्लस 2 को, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकलती है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब इस -2 को इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, तो जब इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, p -2 इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। क्या मिलेगा, -2 का क्यूब 8 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 -10 प्लस 6। तो p -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8, और इसको भी मैं इसके साथ रख देता हूँ एक बार, माइनस माइनस एक तरफ कर देता हूँ। तो p -2 क्या आएगा, माइनस का 18 प्लस का 18, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो अगर इसका आंसर 0 आ गया, इसका मतलब x प्लस 2 क्या है, फैक्टर किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो ये फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, तो इसको अपन फैक्टर कहते हैं। और फैक्टर की डेफिनेशन भी यही थी जो हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो में पढ़ी थी। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि रिमाइंडर 0 तो वो पॉलिनोमियल फैक्टर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड ये भी हमें फैक्टर्स निकालने में बहुत मदद करेगा, बहुत जगह काम आता है हमारे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल है, सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, सिर्फ क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, उसका चेहरा ऐसा कुछ दिखता है। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है तो इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म जो होती है उसको हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट मतलब डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि जैसे हमें पॉलिनोमियल दिया है px क्या है, 6x² प्लस 17x प्लस 5, और कहा है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसके फैक्टर्स निकालिए। तो हम इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें इस मिडिल टर्म को देखना है। मिडिल टर्म क्या है यहाँ, 17x, और इसको लिख लेना है ऐसे 17x। ये रफ वर्क है, आपको उस क्वेश्चन के नीचे नहीं करना, लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ बता रहा हूँ। तो मिडिल टर्म यहाँ क्या है, 17x। चलिए अब मेथड क्या कहता है कि 17x की जगह हमें 2 वैल्यूज़ रखनी है, हमें 2 वैल्यूज़ रखनी है, और वो कैसी होनी चाहिए कि उनका सम जो है वो क्या आएगा, 17x। सम तो क्या आना चाहिए, 17x, और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल।
सम उन दोनों को जोड़ेंगे, जो दो नई टर्म मिलेंगी, इस 17x को दो टर्म्स में डिवाइड करना है जिनका सम तो आएगा हमारा 17x, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, 6x² इंटू 5 क्या आ जाएगा, 30x²। ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे कि मान लीजिए एक टर्म तो मैंने a ली थी और दूसरी b। किसकी जगह लेऊंगा मैं, इस 17x की जगह एक तो a लेऊंगा, एक b लेऊंगा। उनका जब सम करूंगा ना, तब तो आएगा कितना, 17x, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरे पास इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, तो 6x² इंटू 5 30x²। ऐसी दो टर्म्स मेरे को ढूंढनी है। तो हम सीधा कहाँ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं और चेक करते हैं कि किस किस का मल्टीप्लिकेशन 30 होता है, कौन कौन से नंबर्स का। तो सबसे पहले जैसे कि आएगा 6 5 ज़ा 30, जैसे अपन 6 5 ज़ा 30 होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का सम क्या हुआ, 11, तो हमें कितना चाहिए, 17। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स तो नहीं हो सकती। फिर से चेक करेंगे किसी और को। 30 के बाद है 10 3 ज़ा 30 आता है, 10 3 ज़ा 30, लेकिन यहाँ भी सम कितना आया, 13 आया, और हमें कितना चाहिए, 17। अब जैसे आता है 15 2 ज़ा 30, तो 15 2 ज़ा 30 भी आ गया, और 15 प्लस 2 कितना आया, 17। तो हमारी दो टर्म्स क्या क्या आ गई, 15 और 2। क्यों आई, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन 30 है और एडिशन क्या है, 17। हमें भी ये चाहिए था, 17 और 30। ठीक है। x और x², इनको भी अपन करेंगे। क्या कर देंगे, जो 17x था उसकी जगह क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे 15x प्लस 2x, है ना। 17x की जगह क्या लिख देंगे, 15x प्लस 2x। क्यों, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 30x² और सम कितना है, 17x। और यही हमारी कंडीशन थी, जो हमारा मेथड कहता है, यही कहता है कि इस बीच वाले टर्म को दो टर्म्स में डिवाइड कर दो जिसका सम तो 17x, मल्टीप्लिकेशन 30x²। तो हमने वो दो टर्म्स 15 एंड 2 ली थी, क्योंकि इनका सम दोनों का 17x है और मल्टीप्लिकेशन 30x²। ठीक है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था स्टार्टिंग में वो क्या था, 6x² प्लस 17x प्लस 5, और मुझे इस 17x की जगह वो दो टर्म्स जो मैंने फाइंड आउट करी थी क्या क्या थी, 15x थी और 2x थी, वो रखनी है। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 6x² 15x प्लस 2x प्लस 5, इन दोनों की जगह 17x की जगह इन दोनों को मैंने रख दिया। यही मेथड कहता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स के अंदर। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आता है, वो आता है इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। जो चीज़ यहाँ कॉमन आती है उसको हम बाहर रख लेंगे। 8th क्लास में हमने कॉमन भी निकालना सीखा था। ठीक है। तो 6x² प्लस 15x में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x आ रहा है। ठीक है, x भी बाहर रख लिया मैंने। और 15 और 6 इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, ये 3 की टेबल में। तो 3 लिख देंगे बाहर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ क्या बचेगा, एक x तो मैंने बाहर निकाल लिया, ये निकाल लिया था, और 6 में से 3 भी निकाल लिया। तो अब अंदर क्या बचेगा, 2 और एक x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आएगा, 3x इंटू 2x इज इक्वल टू 6x²।
तो 6x² और 15x में से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, 3 और x। जब 3x बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। क्यों बचेगा, क्योंकि एक x तो मैं पहले निकाल लूँगा बाहर, और जब इससे 3 निकाल लूँगा तो इससे 2 ही बचेगा। ठीक है, चलिए, प्लस 15x। अब 15x में से x तो मैंने बाहर ले लिया था और 3 भी ले लिया था, अब बचा क्या, 5, क्योंकि 5 इंटू 3x 15x, 5 3 ज़ा 15 इंटू x 15x। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम जो ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आती है इसको ऐसा का ऐसा यहाँ लिख देते हैं, इसको ऐसा का ऐसा यहाँ लिख देते हैं, और बाहर प्लस या माइनस की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आगे वाली वैल्यू अपने पास आ जाए। बाहर ब्रैकेट के बाहर एक ऐसी वैल्यू रखेंगे प्लस या माइनस की, प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है, जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर यही आंसर आ जाएगा। तो किसको इससे इंटू करेंगे तो 2x + 5 आएगा, तो बड़ा इजी है, प्लस का 1, प्लस के 1 से जब इसको इंटू करूँगा तो 2x + 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 17x की जगह 15x + 2x से रखा था, फिर हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला, कॉमन हमारा 3x आया, अंदर 2x + 5 बचा, फिर इसको ऐसा का ऐसा यहाँ भी लिख दिया। ये रूल है, इसको जहाँ ये वैल्यू जो यहाँ आई है वहीं अपन यहाँ भी लिखते हैं, और फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस या माइनस की ऐसी वैल्यू जिसको इससे साथ मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, तो यहाँ +1 रखा था। चलिए, अब क्या करते हैं, ये 2x + 5 2 बार आया है, तो इस ब्रैकेट वाली चीज़ को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ एक बार लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 3x + 1, 3x + 1। ठीक है, तो इसके अंदर तो 2x + 5 दोनों ब्रैकेट में आई थी, इसलिए सिर्फ इनको एक बार ही लिखा है, 2x + 5, और जो ये बची हुई थी इसको भी अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया 3x + 1। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या हो गए, 2x + 5 एंड 3x + 1। ये हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टर्स निकाले हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, हमने फैक्टर क्या होता है ये पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर थ्योरम पढ़ी है कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड पढ़ा है कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड याद रखना कब यूज़ होगा, जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 2 होगी, उसी वक्त हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हम फैक्टर्स कैसे निकालें। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हम फैक्टर्स कैसे निकालें, चलिए इसका भी अपन देखते हैं मेथड क्या है। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। चलिए, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है y² - 5y + 6, y² - 5y + 6। चलिए, अब देखिए इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके। तो डिग्री कितनी है इसकी, 2, तो 2 डिग्री है, तो फैक्टर्स कितने होंगे इसके, 2। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं तब स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा जो कांस्टेंट वैल्यू है, इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट वैल्यू क्या है, +6। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इस कांस्टेंट वैल्यू के फैक्टर्स निकालेंगे। तो +6 के फैक्टर्स क्या होंगे,
+6 किस किस के टेबल में आता है? 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में भी आता है। ठीक है, और इसके साथ हम प्लस माइनस भी लगाएंगे। प्लस माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि 6 प्लस के 1 में भी आएगा, माइनस के 1 में भी आएगा, प्लस के 2 में भी, माइनस के 2 में भी, प्लस के 3 में भी, माइनस के 3 में भी, प्लस के 6 में भी, माइनस के 6 के में भी। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म की जो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी हमने क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो मेरे फैक्टर क्या आ गया? फैक्टर आ गए मेरे +-1, +-2, +-3, +-6, यानी कि प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 3, प्लस का 6, माइनस का 6। 8 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, पहला स्टेप कांस्टेंट वैल्यू के फैक्टर्स निकालेना। चलिए, अब दूसरा स्टेप क्या है? हम बारी बारी से इनको यहाँ वेरिएबल की जगह रखेंगे। सॉरी, इसमें वेरिएबल y यूज हुआ है, py हम इसमें पुट कर देंगे इस वेरिएबल की जगह, यानी कि y की जगह एक बार 1 रखेंगे, y की जगह एक बार -1 रखेंगे, y की जगह एक बार 2 रखेंगे, y की जगह एक बार -2 रखेंगे, y की जगह एक बार 3 रखेंगे, -3 रखेंगे, 6 रखेंगे, -6 रखेंगे। इन सबको रख के सॉल्व करेंगे। अगर इन जैसे 1 को रख के या 2 को रख के इन सबको रखने के बाद अगर इसका आंसर क्या आ गया? 0, तो वही हमारा फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो हम 1 रखेंगे प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 3, प्लस का 6, माइनस का 6। कब तक? जब तक इसके आंसर 0 नहीं आ जाता। और फैक्टर्स कितने निकलेंगे? 2, यानी कि इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसी वैल्यूज आएंगी जिनको इस पे रखने पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है py y² - 5y + 6, और इस 6 के फैक्टर्स क्या आए थे? 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 6 - 6। ठीक है, और हमें क्या करना है? y की वैल्यूज रखनी। ठीक है, चलिए, तो y की जगह एक बार 1 रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो p1 क्या आएगा? 1² - 5 × 1 + 6। तो p1 क्या आएगा? 1² ² 1 -5 + 6। p1 क्या आएगा? 7 - 5 2। 0 नहीं आया है। 0 नहीं आया, इसका मतलब जो y की वैल्यू 1 वाला ये फैक्टर नहीं बन सकता। चलिए, अब रखेंगे -1, तो p -1 रखेंगे तो -1² - 5 × -1 + 6। p -1 -1² +1 -+ +5 + 6। तो p -1 कितना आ जाएगा? 6 + 6 12। तो ये भी फैक्टर नहीं बन सकता। अब रखेंगे प्लस का 2 रखेंगे तो 2² - 5 × 2 + 6 क्या आएगा? 4 10 + 6 क्या आएगा? प्लस का 10 माइनस का 10। आंसर क्या आ गया? 0। कब? जब y की वैल्यू +2 रखी तब हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0। तो इसका फैक्टर क्या होगा? देखिए फैक्टर कैसे बनेगा। जब y की वैल्यू 2 रखी थी तो हमारा फैक्टर आया है ना, 0 आया आंसर, तो फैक्टर बनेगा। कैसे बनेगा देखना, इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का है तो y के पास जाएगा तो माइनस का, y -2, ये फैक्टर बन गया। ठीक है, ये तो वेरिएबल की वैल्यू है। फैक्टर कैसे बनेगा? इसको इधर भेज देंगे तो फैक्टर बनेगा। ये एक्सरसाइज जो पिछली एक्सरसाइज थी 2.3 उसमें एक क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसमें मैंने थोड़ा सा इसका बताया था
कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो y की वैल्यू 2, फैक्टर कैसे बनेगा, इस 2 को इस y के पास भेज देंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाए, तो y माइनस 2 क्या आ गया इसका फैक्टर। तो एक फैक्टर आ गया, और एक और चाहिए क्योंकि इसके डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर आएंगे, तो एक तो निकाल लिया, दूसरा निकालेंगे। 2 तक वैल्यू रख ली, अब -2 रख देंगे, p माइनस टू का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6, 4 प्लस का 10 प्लस का 6, कितना आएगा 20, यानी कि ये भी फैक्टर नहीं बन सकता। चलिए अब प्लस का 3 रखते हैं, प्लस का 3, तो 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस का 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, क्या आ जाएगा प्लस का 15 माइनस का 15 0। तो y की वैल्यू 3 रखने पे इसका आंसर क्या आ गया 0। तो फैक्टर क्या बनाओगे बता दो, फैक्टर क्या बनेंगे y माइनस 3। तो इसके 2 फैक्टर्स आ गए। अब इसका आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आएंगे, डिग्री 2 है इसलिए सिर्फ 2 ही फैक्टर्स, तो आगे हम इसको वैल्यूज नहीं करेंगे, हमारा काम यहीं तक का था। तो इसके 2 फैक्टर्स क्या क्या हैं, y माइनस 2 एंड y माइनस 3 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमने इसके 2 फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा लेंदी है, उसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें करने पड़ेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद में फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा है, उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कि उससे हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, फैक्टर थ्योरम से फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, और डिग्री के बेसिस पे कितने फैक्टर्स होंगे ये भी हमने पढ़ा। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो गया है।